आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का नाम है श्राप। कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही मैं अपने विभाग में पहुंचा, वहां एक खूबसूरत, स्मार्ट और आकर्षक नौजवान को अपना इंतजार करते पाया। बहुत ही सभ्यता से अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन करते हुए वह विनम्र स्वर में बोला, सर, मेरा नाम पलाश है। मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। आपके मित्र प्रोफेसर विनय मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही बताया कि आप अपने विषय हिंदी के निष्णात विद्वान हैं। अनेक विद्यार्थियों को शोध करा चुके हैं। यह जानकर मेरे मन में भी आप जैसे विद्वान के निर्देशन में शोध करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। आपसे मेरा सादर निवेदन है, कृपया आप अपने निर्देशन में शोध करवाकर मुझे कृतार्थ करें। कहते हुए उसने मुझे एक पत्र थमा दिया। खोलकर पढ़ा तो वह प्रोफेसर विनय का था। उन्होंने भी पलाश को अपने निर्देशन में शोध कराने के लिए विशेष आग्रह किया था। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत गर्व हुआ कि मेरी ख्याति काफी दूर दूर तक है। मैंने उसको अपने निर्देशन में शोध कराने की स्वीकृति देते हुए सभी प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएं लाने को कहा। दूसरे दिन वह सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं के साथ विभाग में उपस्थित था। हिंदी जैसे विषय में उसके इतने अच्छे अंक देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। शीघ्र ही हमने शोध के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव किया और उस विषय पर शोध करने के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति भी मिल गई। शोध की तमाम औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद मैंने उसे शोध कार्य प्रारंभ करा दिया। शोध के दौरान मैंने पाया कि वह होनहार और प्रतिभाशाली होने के साथ साथ जुझारू प्रवृत्ति का भी है। विषय से संबंधित किसी भी नोट या पुस्तक के लिए पूरा पूरा दिन पुस्तकालय में गुजार देता। जब तक उसको संबंधित नोट या पुस्तक नहीं मिल जाती, वह चैन से नहीं बैठता। इसी कारण उसका शोध कार्य भी तेज गति से चल रहा था। उसके कार्य कौशल, लगन और परिश्रम को देखकर मुझे पूरा विश्वास था कि वह किसी भी कॉलेज में प्रवक्ता बन जाएगा। यह सोचकर मेरे मन में स्वार्थ आ गया। अगर ज्योति का विवाह इससे कर दिया जाए तो मुझे बिना परिश्रम के घर जमाई मिल जाएगा, क्योंकि वह अनाथ है और मेरे शोध कराने के एहसान तले दबा है। इसलिए मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। ज्योति के विवाह की बात सोचकर मैं मन ही मन खुश हो गया। दूसरे ही पल यह सोचकर भीतर तक सिहर उठा कि कहीं यह खुशी भी छिन न जाए, क्योंकि मैं पिछले 24 वर्षों से दुखी जीवन जी रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो किसी ने मुझे श्राप दे दिया हो और उसी के कारण मैं अभिशप्त जीवन जी रहा हूं। सरोज से शादी होने के तुरंत 2 माह बाद वह गर्भवती हुई तो हम पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आने वाली संतान के लिए हम बेहद उत्साहित थे, लेकिन विकलांग कन्या के जन्म लेते ही हमारी खुशी काफूर हो गई। वह थी तो हमारा ही अंश, उससे प्यार और ममता होनी भी स्वाभाविक थी। इसे हमने नियति का क्रूर मजाक समझकर स्वीकार कर लिया और उसका नाम नीलिमा रखा। फिर भी पता नहीं क्यों मैं नीलिमा की विकलांगता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मन ही मन दुखी रहता और सोचता, लड़की की जात है, कैसे कटेगा इसका जीवन। सरोज भी सहज नहीं रह पाती थी। वह भी नीलिमा को लेकर चिंतित रहती थी। सरोज की परेशानी को देखकर मेरे एक मित्र ने दूसरे बच्चे का सुझाव दिया। इससे सरोज का ध्यान बंट जाएगा। यह सुझाव मुझे भी पसंद आ गया।
इस विषय में जब मैंने सरोज से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। शायद वह नीलिमा को लेकर बेहद संवेदनशील थी। बोली, हो सकता है दूसरी संतान के आ जाने से नीलिमा खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। यह मैं सहन नहीं कर सकूंगी। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, सरोज, ऐसा नहीं होगा। दूसरी संतान के आ जाने से उसको भी मन बहलाव का साथी मिल जाएगा और हम उसे पहले जैसे ही प्यार करेंगे, तो वह भला खुद को क्यों उपेक्षित महसूस करेगी। मेरी बातों का सरोज पर खास प्रभाव पड़ा और वह तैयार हो गई। दूसरी बार उसने एक बहुत ही स्वस्थ और चांद से प्यारी बिटिया को जन्म दिया तो हम पति पत्नी निहाल हो उठे। उसका नाम ज्योति रखा। अब सरोज भी प्रसन्न और तनाव मुक्त रहने लगी। ज्योति के आगमन से नीलिमा के प्रति हमारे स्नेह में जरा भी कटौती नहीं आई। कहते हैं मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सुरसा की तरह मुंह खोले रहती हैं। मेरी भी एक इच्छा थी बेटे की। शिक्षक जैसे गरिमामय पद पर आसीन और विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले के मन में पता नहीं क्यों यह बात घर कर गई कि पुत्र द्वारा पिता की चिता को मुखाग्नि देने से ही गति प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है। मेरी सोच पर सरोज को घोर आश्चर्य हुआ। वह इंटर पास साधारण और भारतीय संस्कृति में रची बसी नारी थी। फिर भी मेरी बात का प्रबल विरोध करते हुए बोली, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आज बेटा बेटी एक समान हैं। पुत्र के मुखाग्नि देने से पिता की मुक्ति और गति की बात करना कम से कम आप जैसे विद्वान के मुंह से सुनकर अटपटा लगने के साथ साथ हास्यास्पद भी लगता है। लेकिन मेरे अंदर तो बेटे का जुनून सवार था। मेरी हठ धर्मिता को देखकर अंततः सरोज को झुकना पड़ा। वह पुनः गर्भवती हुई तो मैं बेटे के लिए तमाम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में घूमा। जहां जिसने बताया वहीं मन्नत मांगी। बेटे की प्रबल चाह में मैं इतना गिर गया कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद टोने टोटके और झाड़ फूक करने वालों के पास भी सरोज को ले गया। गर्भकाल में इतनी दौड़ धूप करने से सरोज की तबीयत खराब रहने लगी। प्रसव के समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उसे बचाया न जा सका, लेकिन बच्चा बच गया। इस बार भी बेटी हुई, लेकिन वह मुझे मनहूस लगने लगी। मेरी अंतरात्मा तो जानती थी कि उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरे स्वार्थी मन ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रसव के समय मेरी दूर की रिश्ते की विधवा बुआ आई थी। मैंने उन्हें निवेदन करके रोक लिया। उन्होंने ही उस बच्ची को पाला पोसा, सारिका नाम दिया। बुआ की देख रेख में तीनों बच्चियां दिनों दिन बड़ी होने लगी और साथ ही बिखरी गृहस्थी भी बुआ की वजह से संवर गई। मैं नीलिमा और ज्योति से तो स्नेह करता था। सारिका मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अक्सर उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह डांट देता था। बुआ ने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरा मन सारिका के लिए कभी द्रवित नहीं हुआ। एक तो मैं नीलिमा के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहता, तो दूसरे सरोज की मौत का गम नहीं भुला पा रहा था। इस बीच बुआ जी भी हम सबको छोड़कर चल बसी। तीन तीन जवान बेटियों को देखकर मैं घबरा उठता। मैं धीरे धीरे दुखों से उबरने की कोशिश करने लगा। तभी सारिका ने एक झटका और दे दिया। उसने कॉलोनी के एक आवारा लड़के सजल के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। उसकी इस वाहियात हरकत पर मैं बौखला उठा, लेकिन वह बड़ी निर्भीकता से बोली, पापा, यह देखिए मेरा सर्टिफिकेट। मैं बालिग हूँ।
मैंने अपनी मर्जी से सजल से शादी की है। वैसे तो सजल के माता पिता का आशीर्वाद और स्नेह हमारे साथ है। यह सुनकर मैंने क्रोध से उसे मारने के लिए ज्यों ही अपना हाथ उठाया तो सजल मेरा हाथ झड़कते हुए बोला, आप मेरी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकते। अपना अपमान देखकर मैं तिलमिला उठा। आखिर कर भी क्या सकता था मैं? शायद यह सारिका के प्रति मेरी उपेक्षा और नफरत का परिणाम था। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है किस्से किरदारों के। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।